आज की हमारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे बार की कि जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम बार के अंदर रहे तो माफ करना तुम वहाँ भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब कि आगे कुआं और पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो बार के अंदर आता है ठीक इसी समय एक आदमी बार से बाहर जाता है और जैसे ही वो आदमी बार से बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर वहाँ से लोग आसपास भाग जाते हैं। किसी को ये मालूम नहीं होता कि गोली किस साइड से चली है और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं। बार के अंदर इस टाइम बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और इनमें से अब कोई भी नहीं जानता कि इनको अब क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सैतुर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब इसके बाद बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिसकी वजह से बार के अंदर खड़े लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है। इसके बाद बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए, लेकिन जब ये लोग टीवी देखते हैं तो वहाँ पर इस हादसे के मुतालिक कोई खबर नहीं होती। इसके बाद जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहाँ पर दोनों लाशें नहीं होती और साथ ही इन दोनों का खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी समय सैतुर कहता है कि शायद मुझे लगता है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि इस बार से कोई बाहर जाए। फिर सर्जियो कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई एक किलर हो, या हो सकता है कि हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक सामान हो और पुलिस उसको पकड़कर मारना चाहती हो। ये सुनते ही एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो पैर से अपने बैग को छुपा देता है, लेकिन सर्जियो उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बता देता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब इसको खोला जाता है तो उसमें से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एलिना उसकी हार्ड डिस्क को तोड़ देती है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन इसी समय वो देखता है कि सामने काउंटर पर किसी का ब्रीफकेस पड़ा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ये किसका है। तभी सर्जियो उसे बताता है कि ब्रीफकेस उसका है। इससे पहले कि सर्जियो वो ब्रीफकेस उठाता, बार की ओनर वो ब्रीफकेस उठा लेती है जिसका नाम अम्पारो होता है। सर्जियो अम्पारो को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर से औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इन्हें बाथरूम में से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब ये बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक होता है। फिर ये लोग किसी न किसी तरह से बाथरूम का दरवाजा खोलकर इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल कहानी की शुरुआत में ये मोटा आदमी खांसता हुआ वॉशरूम के अंदर गया था और तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास वहाँ पर एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है, लेकिन तभी इन्हें बाहर से गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ये लोग बार के गेट के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से आर्मी ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर लगा देते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को ये लग रहा था कि इन लोगों की मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते और इनकी मदद किए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से को आग लग गई है, इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बार में फंसे हुए लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बार के बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ा होता है वो सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से फूल जाती है और उसकी आंखें भी खौफनाक हो जाती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो सभी को डू नॉट टच मी कहता है। ये सभी लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। ये लोग उसके फोन में और भी पिक्चर्स देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि इन पिक्चर्स के अंदर कुछ ऐसे आदमी मौजूद हैं जिन्होंने वायरस से बचने के लिए पीपी किट्स पहनी होती हैं। अब इन सब बातों से बार के अंदर फंसे हुए लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है और ये आदमी जो भी मरा है ये इन्फेक्टेड है और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और शायद हो सकता है कि यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड हों। इसके बाद वहीं पर नाचो को दिखाया जाता है जो किसी तरह से अपने फोन के अंदर सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वो टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके फोन में सिग्नल आ जाते हैं। वो ये बात सभी को बताता है। तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो, लेकिन तभी सैतुर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है जिसकी वजह से टेबल टूट जाता है। इसके बाद एक आदमी जिसका नाम एंड्रस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पारो से रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस फोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो या जिस किसी ने भी इस मोबाइल को छुआ या उस आदमी को छू लिया वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रस उन सबको अपनी बंदूक से धमकाता है और उन सब से कहता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में स्टोर रूम तक ले जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और उसके बाद ये 5 लोग उस डेड बॉडी को लेकर नीचे चले जाते हैं। अब ऊपर सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक औरत जिसका नाम ट्रीनी है उसे सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रीनी सबको तहखाने का दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही वो औरत ऊपर तहखाने का दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पर कुछ रखी गई बोतल्स नीचे गिरकर टूट जाती हैं और उनका लिक्विड एक साइड को बहना शुरू हो जाता है और तभी इन सब की नजर वहाँ पर बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये था कि ये लोग पानी के रास्ते से बाहर जा सकते हैं। इसके बाद इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज से होकर इस रास्ते से बाहर निकलने का फैसला करता है। इस काम के लिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता और वो इसमें फंस जाता है।
फिर इसके बाद सभी लोगों को अचानक गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर इन्हें बार में ऊपर धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि ऊपर बार में जो 3 आदमी मौजूद थे, इन्हें किसी ने मारकर पूरे बार में आग लगा दी है। तरफ इजराइल अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ है। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों के बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो लोग देखते हैं कि बार पूरी तरह से जल चुका है। नाचो को वहाँ से गन मिलती है, जिसे वो चुप करके उठा लेता है। तभी ये सब लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस बार को पूरी तरह से सील कर रहे हैं। ये सब लोग बड़ी खामोशी के साथ ये सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भनक भी लग गई कि बार के अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा है, तो इन 5 को भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ पर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है, और ये मोबाइल उसी मोटे आदमी का होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई थी। एलिना उसका मोबाइल उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी उस मोटे आदमी से पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है। आगे से इसने जवाब दिया होता है कि नहीं, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। इसके बाद एलिना इसकी पुरानी चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें इस आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची हैं। ये सभी लोग समझ जाते हैं कि इस आदमी के पास जो इंजेक्शन था वही इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है। लेकिन फिर भी इनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई। फिर अचानक वो फोन बजना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठाते, फोन की बैटरी लो होने के कारण मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था कि इसके पास 4 वैक्सीन और बची हैं, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढे। फिर ये सभी लोग नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद ये फिर वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ इजराइल पहले से ही वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वो 5 है और वैक्सीन सिर्फ 4 है। इसीलिए इजराइल एक इंजेक्शन लगाकर सबसे पहले खुद को एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान इसके हाथ से वैक्सीन गिर जाती है और नीचे तहखाने में स्टोर रूम में पहुंच जाती है। ट्रिनी तहखाने में पहुंचकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में जा गिरती है। अब ये सभी 5 लोग सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को यहाँ से कैसे निकाला जाए। इन सब में एलिना सबसे पतली होती है, इसीलिए सभी लोग एलिना से पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर वैक्सीन को बाहर ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन बाद में वो फिर मान जाती है। जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर धकेला जाता है और बड़ी ही मुशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। इसके बाद एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार के साथ बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलिना ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ऊपर 3 लोग बचे हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 है। एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। इसकी ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसे बाहर से एक रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शन को वहाँ बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स खड़ी है, जो कि बार में मरे उन 3 साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बार के अंदर जो 4 लोग ऊपर मौजूद थे, वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और नाचो उससे बंदूक छीनकर वहीं पर उसे गोलियों से भून देता है। अब नाचो के पास गन होती है और सभी लोग उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सैतर को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। इसके बाद एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है, जहाँ पर उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। नाचो और एलिना आगे आगे चलते हैं, जबकि सैतर और ट्रेनी पीछे पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रेनी सैतर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए। लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है, पर ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम लोग आपस में वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। ये सब सुनने के बाद नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। जिसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को गोली मार लेती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास सिर्फ वैक्सीन भी 3 ही थी, इसीलिए सभी एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये सभी लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है, जो अभी भी जिंदा है। इजराइल सैतर के पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है, इसीलिए वो नीचे नहीं जा सकते। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसको जल्दी से नीचे खींच लेता है, जिससे इन दोनों की मौत वाक़या हो जाती है। अब एलिना के पास जो वैक्सीन बची है वो इसको अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर से ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। कहानी के आखिर में हमें ये पता चलता है वो मोटा आदमी जो बार के वॉशरूम में खांसता हुआ जाता है वो एक आर्मी ऑफिसर होता है और हो सकता है कि आर्मी कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो अपने दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके। लेकिन इसी दौरान इनका अपना एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इस इन्फेक्शन की वैक्सीन भी थी, लेकिन ये बीमार था, इसीलिए उस वैक्सीन ने इसके ऊपर काम नहीं किया। और जब आर्मी को पता चलता है कि
उनका वो ऑफिसर बार के अंदर मौजूद है तो उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि वहाँ से कोई भी बाहर ना निकल पाए और उस वायरस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाए, चाहे इस काम के लिए उनको कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वो पूरे देश के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए मजबूरन उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आर्मी का ये कदम उठाना ठीक था या फिर गलत था? मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई मूवी के साथ।